हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में, जिस पर डिटेल में एमसीक्यू के जरिए आपको बताएंगे ग्राफिक्स और मैप के सहित। तो स्वदेशी आईएनएस विक्रांत नेवी में शामिल हो गया है, इसके बारे में फुल डिटेल बताएंगे पूरा। भारतीय सेना को नया झंडा मिल गया है, क्या मामला है। भारत, चीन और रूस, इसके अलावा कई और देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाही को रोक दिया, कहां पर, क्या मामला हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2022-23 की पहली तिमाही में जीडीपी डेवलपमेंट ग्रोथ रेट कितना रही है। आईएमएफ ने श्रीलंका को फंड देने की बात स्वीकार कर ली है, कहा कि हम फंड देंगे तो आईएमएफ उबरने वाला है। अब एनसीआरबी का डेटा है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था सुसाइड से रिलेटेड केसेस, और ये दुर्घटनाओं से रिलेटेड इसमें डेटा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज है, सब पर चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन धांसू है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताएं जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को सौंप दिया है, मतलब कमीशन हो गया है वो। आंसर होगा आईएनएस विक्रांत। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ओके। तो इंडियन नेवी में कमीशन हो गया है, और पहले इसका नाम था विक्रांत और अब इसका नाम के आगे आईएनएस जुड़ गया है, इंडियन नेवल सर्विस, ओके। तो ये आईएनएस विक्रांत जो है वो भारत में बना हुआ सबसे बड़ा वॉरशिप है। अब सवाल ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। देखिए, इसे समुद्र में चलता फिरता एयरबेस कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे फाइटर प्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं, हवाई पट्टी होती है जिसमें फाइटर प्लेन उड़ते हैं, उतरते हैं। और क्योंकि समुद्र में वहाँ पर रहकर पूरी निगरानी करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और दुश्मनों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि समुद्र के साथ साथ आसमान पर भी वहाँ से निगरानी रहती है और तबाही कर सकता है। अब सवाल ये है कि विक्रांत को बनाने का प्लान कैसे हुआ। देखिए, बात है 1999 की, 1999 करगिल युद्ध हुआ था, और उसके बाद भविष्य में खतरों से निपटने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट ने गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि एक विशाल स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाए। इंडियन नेवी के पास ऐसे युद्धपोत को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन बनाने का नहीं था। तो 2002 में इस प्रोजेक्ट को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मंजूरी दे दी, और कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड, ये आप वहीं का वीडियो आप देख रहे हैं। तो 2005 में सब कुछ ठीक था, तभी रूस ने वॉरशिप ग्रेड का स्टील देने से इनकार कर दिया, और रूस के ऐसे रुख की वजह से आईएनएस विक्रांत का कंस्ट्रक्शन 2 साल रुका रहा। ये 2005 से 2007 की बात है। दरअसल बात ये थी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए ख़ास तरह के स्टील की ज़रूरत होती थी, बहुत मजबूत, और इसे वॉरशिप ग्रेड स्टील कहा जाता है। और इसी के लिए भारत जो है वो रूस पर निर्भर था, तो रूस ने देने से मना कर दिया था। इस बीच क्या हुआ कि डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर खास तरह के स्टील को डेवलप किया, और रूस पर से निर्भरता ख़त्म हो गई, ओके। तो 2022 में ये अब बनकर तैयार हो गया और इंडियन नेवी को सौंपा जा चुका है। तो नया जो विक्रांत है उसमें क्या क्या खासियत है, तो ये 262 मीटर लंबा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लंबाई है वो मैं बता रहा हूँ। चौड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 62 मीटर है, और ऊंचाई ये अंदर है इतना, इसकी ऊंचाई जो है ना 59 मीटर है। 14 डेक हैं, ओके। और ये जो हिस्सा है पूरा वो 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है, बहुत बड़ा। इसकी बिजली क्षमता के बारे में अगर बात करें, पावर के बारे में, तो 4 गैस टरबाइन है, गैस टरबाइन, और टोटल पावर जो है 88 मेगावाट है। 88 मेगावाट मतलब एक छोटे मोटे शहर को रोशन करने की क्षमता है। जयपुर, आधा जयपुर रोशन कर सकता है इसमें जो गैस टरबाइन है जिससे बिजली बनती है वहाँ पर। परफॉर्मेंस देख लें तो अधिकतम स्पीड 28 नॉट है, और कितनी दूर तक जा सकता है तो 7500 समुद्री मील तक एक बार में। और ख़ास बात है कि इसमें रीफ्यूलिंग जो है ना, उसके लिए इसे वापस बंदरगाह पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कोई दूसरा शिप जा रहा है और उसने इसको फ्यूल दे दिया। तो इतना ख़ास ये है। ओके, स्पेस की बात करेंगे तो तकरीबन 10 मंजिल ऊंचा ये बताया जा रहा है। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, और इस जहाज़ में करीब 2400 कंपार्टमेंट है। उसमें 1600 सैनिक रह सकते हैं। महिला अधिकारी, नाविक, ये सब भी उनके लिए स्पेशल केबिन भी बना हुआ है। हैंगर है, डेक के नीचे विमान रखने की भी वहाँ पर जगह है। डेक के नीचे विमान कैसे रखा जाता है, ये आप देख रहे हैं। इस तरीके से नीचे से ऊपर लाया जाता है डेक से। ठीक है, इस तरीके से। तो अंदर पूरे जहाज रह सकते हैं, ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा कितने जहाज हैं, क्या है वहाँ पर। और अंदर के डेक में 20 विमान रखे जा सकते हैं। इसमें हॉस्पिटल भी है, 16 बेड का एक छोटा सा हॉस्पिटल है। उसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, तमाम आईसीयू वगैरह की सुविधाएं भी उसमें मौजूद हैं। ओके, तो एक शानदार ये एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर तैयार देखने को मिल रहा है। इसमें कौन कौन से एयरक्राफ्ट इसमें रखे जाएंगे, तैनात रहेंगे दुश्मन को मार गिराने के लिए। तो टोटल 30 एयरक्राफ्ट होंगे, जिसमें MiG-29 लड़ाकू जेट के बारे में कहा जा रहा है, रशियन है। कोमोव-31 हेलीकॉप्टर है, MH-60R हेलीकॉप्टर है, AHL हेलीकॉप्टर है, LCA हेलीकॉप्टर है, ये सब। अब सवाल ये उठता है कि इसे बनाने में कितना खर्चा लगा है इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, इतना विशाल का है। और मैंने आपको बताया, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस वॉरशिप का नाम बताएं, जिसका ऐसे वॉरशिप का नाम बताएं जो सबसे बड़ा है और भारत में बना है, तो वह है INS विक्रांत। ठीक है, बनाने में लागत कितनी आई है, तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए लागत आई है। और ये निर्माण स्वदेशी हुआ है, भारत में हुआ है। और इसमें 76% जो सामान है वो भारत का ही यूज़ किया गया। अब सवाल ये है कि इंडियन नेवी को तो सौंप दिया गया है, तो अब ये INS विक्रांत फुल कैपेसिटी में कब से काम करना शुरू कर देगा, उस पर से विमानों की उड़ान लगातार वो कब से होगी। तो देखिए, अभी तो परीक्षण वगैरह होगा फाइनल नवंबर तक, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले साल यानी 2023 के मध्य तक, यानी मई, जून, जुलाई तक ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है। तब सवाल है कि विक्रांत नाम क्यों रखा गया है। तो ये नाम सबसे पहले आपने सुना होगा इससे पहले, अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि INS विक्रांत नाम से एक विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर था इससे पहले, पुराना वाला। और ये रहा फोटोग्राफ इसका, INS विक्रांत पुराना वाला है। ये यूनाइटेड किंगडम में बना था, ब्रिटिश मेड था ये विक्रांत, और 1945 में बनकर अधूरा तैयार हुआ था। उस वक्त इसका नाम था हरकुलस। इसके बाद ईयर 1957 में इंडिया ने इसे खरीद लिया और ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। इंडिया ने इसका नाम रखा था INS विक्रांत। इसका शानदार इतिहास है, और बाद में इसे रिटायर कर दिया गया और उसी के नाम पर अभी नया वाला स्वदेशी INS विक्रांत रखा गया। तो कुछ जब आगे नए वाले विक्रांत के बारे में बात करते हैं, उससे पहले इसके बारे में कुछ और बता दूं, इसके शानदार इतिहास के बारे में। 1971 का वार आपको पता होगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और उसी दौरान भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। और उसमें INS विक्रांत की बहुत बड़ी भूमिका थी। क्या भूमिका थी? INS विक्रांत को यहाँ तैनात कर दिया गया था। अब नतीजा ये था कि ये तो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था, तो यहाँ से कोई भी वॉरशिप इसको पार नहीं कर पा रहे थे। ओके, और इंडिया के इस INS विक्रांत ने, जो पुराने वाला है, उसने ऐसा वार किया वहाँ पर बांग्लादेश के उस हिस्से में जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, चटगांव, कॉक्स बाज़ार, वहाँ पर दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और किसी जहाज़, सबमरीन की हिम्मत नहीं थी कि वो इसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाए। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भूमिका थी, उसमें INS विक्रांत की भी भूमिका थी, बहुत सारे भूमिका थी उसमें ये भी। तो इस पुराने वाले जो विक्रांत है उसे 1997 में नेवी से
डीकमीशन कर दिया गया था, रिटायर कर दिया गया था। ओके, तो अब नया विक्रांत आ गया है और ये है नया विक्रांत जिसे इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है। कब शामिल हुआ इंडियन नेवी में? 2 सितंबर 2022 को। और अगर सवाल हो कि दुनिया में अलग अलग देशों में किनके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अमेरिका के पास 11 हैं, चीन के पास 4 हैं, ब्रिटेन के पास 2 हैं और इंडिया के पास 2 हैं। ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि संचालित हो रहा है, INS विक्रमादित्य, ठीक है। और दूसरा ये रहा INS विक्रांत। तो मुझे लगता है कि INS विक्रांत को लेकर सारी कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे, पूरी जानकारी मिल गई होगी। और ये सब मैंने PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डेली का जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है गूगल प्ले पर, उससे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया है। तो इस झंडे में क्या बदलाव किया गया है? नए झंडे में पुराने झंडे और नए में क्या फ़र्क है? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ब्रिटिश निशान को हटा दिया गया है, अष्टकोणीय ढाल में अशोक स्तंभ को भी जोड़ा गया है, अष्टकोणीय ढाल बनाया गया वहाँ पर। आदर्श वाक्य जो है इंडियन नेवी का, उसे वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये अनावरण कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये फ्लैग रहा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस पर पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन होगा, भारतीय नौसेना के नए झंडे में अष्टकोणीय ढाल का उपयोग किया गया है। तो ये किस महाराजा के राज मुद्रा से लिया गया है? आपको मैं एक बार दिखा दूँ, ये अष्टकोणीय है, तो किस महाराजा के राज मुद्रा से लिया गया? इसका आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर को नौसेना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस विक्रांत INS, उसको तो सौंपा ही, साथ में इंडियन नेवी के नए ध्वज का भी अनावरण किया, नया फ्लैग। और इस नए ध्वज में उसमें से अंग्रेज़ों की जो निशानी थी क्रॉस रेड, उसको हटा दिया गया है, सेंट जॉर्ज क्रॉस को। इसके अलावा बहुत सारे बदलाव किए गए हैं उसमें, और अशोक स्तंभ वहाँ पर स्थापित किया गया है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राज मुद्रा थी अष्टकोणीय ढाल, उसको वहाँ पर स्थान दिया गया है। तो हम डिटेल बात करेंगे कि कैसे कैसे अभी बदलाव हुए हैं और इतिहास में भी क्या क्या ध्वज में बदलाव हुए हैं इंडियन नेवी के अलग अलग वक्त में, तो उसको देखते हैं। देखिए, स्वतंत्रता जब मिली भारत को, उस वक्त केवल सफ़ेद बैकग्राउंड पर रेड क्रॉस के साथ यूनियन जैक था। यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, यहाँ पर, ठीक है। ये था इंडियन नेवी का 1947 के समय, या कहें 1950, जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। और जब 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, तब ये इंडियन नेवी का फ्लैग ये इस तरह का हो गया। और इसमें यहाँ आप देख रहे हैं कि तिरंगा यूनियन जैक की जगह आ गया, लेकिन ये जो क्रॉस है वो वैसा ही बना रहा। अब बात है 2001 की, जब दूसरी बार फिर बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? तो इसमें से रेड क्रॉस को हटाकर और वाइट बिल्कुल कर दिया गया, बैकग्राउंड को तिरंगा रहा, और अशोक स्तंभ जो भारतीय चिन्ह है और इंडियन नेवी का जो चिन्ह है उसे वहाँ पर स्थापित किया गया। उसके बाद फिर से एक बदलाव हुए। कब हुए बदलाव? तो 2004 में तीसरी बार झंडे में बदलाव किया गया, और इस बार ये किया गया कि लंगर और जो इस साइड में अशोक स्तंभ था उसको हटाकर सेंटर में कर दिया गया, और रेड क्रॉस को फिर से यहाँ पर दिखा दिया गया, ठीक है, फिर से। और फिर 2014 में एक और बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए? तो इसके ठीक नीचे सत्यमेव जयते वहाँ पर लिख दिया गया, ओके। और अब 5वीं बार इंडियन नेवी के झंडे में बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया है वो देखते हैं। 2 सितंबर को बदलाव किया गया है, और इसमें कई सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। क्या क्या चीज़ें चेंज की गई? तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, इंडियन नेवी का ये प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, और इस प्रतीक चिन्ह को इंडियन नेवी के झंडे में स्थापित कर दिया गया, ओके। ये आप देख रहे हैं झंडा इंडियन नेवी का, और उसमें क्या है, ये वाइट कलर का बैकग्राउंड है, तिरंगा है कॉर्नर पे जैसा था वहाँ पर, और ये अष्टकोणीय एक डिजाइन यहाँ पर
रखा गया है कि क्या है। शिवाजी की राज मुद्रा से लिया गया है अष्टकोणीय, जो 8 दिशाओं का प्रतीक है, घिरा हुआ है। और इसके अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अशोक स्तंभ और यहाँ लंगर है। और इस जगह पर लिखा हुआ है आदर्श वाक्य किसका, नौसेना का। तो इस तरह के बदलाव हुए हैं। इंडियन नेवी का जो फ्लैग है वो अब आपने देखा कि किस तरह का हो गया ये। और ये प्रतीक चिन्ह छत्रपति शिवाजी महाराज से लिया गया है अष्टकोणीय। तो ये सब बातें जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो अष्टकोणीय कहाँ से लिया गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो चिन्ह था उससे, राजमुद्रा थी उससे लिया गया है। ओके, तो तमाम बदलाव जो हुए हैं अब तक उन सब के बारे में। और शिवाजी महाराज की जो नेवी थी वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करती थी। ओके, और अब नया जो ये झंडा है इंडियन नेवी का वो ये रहा। ठीक है, तो मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। इंडियन नेवी के इस वक्त चीफ कौन है, एडमिरल आर हरिकुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर, और वो पीडीएफ आप पा सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। बहुत सारी सुविधाएं होती हैं 1 ईयर मेंबरशिप के जरिए। करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है एवरी वीक, एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और हर महीने के अपडेट भी मिलते जाते हैं। 2 तरह के पीडीएफ होते हैं, एक 1 लाइनर होता है क्वेश्चन आंसर, दूसरा होता है एमसीक्यू और फुल डिटेल, ताकि अगर डिटेल में तैयारी करनी है तो तैयारी कर ले और तुरंत एग्जाम रहे तो फटाफट आप पढ़ सकते हैं। तो बेस्ट ये पीडीएफ आपको मिलता है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप के ज़रिए। और इसके अलावा मेंबर्स को मौका मिलता है वीकली मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यूपी के जो पीटी का एग्ज़ाम है उसका टेस्ट सीरीज़ भी आ चुका है। और आज इवनिंग तक बीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगा। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है इवनिंग को ज़रूर देख लेना, अपडेट आपको मिल जाएगा वहाँ पर, और वैसे नोटिफिकेशन भी आपको चला जाएगा। और डिस्काउंट है बुक्स पे, और बुक अवेलेबल है अमेजन पे, और सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पे 40% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो देख लें आप, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा। वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है जिसमें भारत, चीन और रूस की सेनाओं ने हिस्सा लिया है, और भी कई देशों की सेनाएं। आंसर होगा रूस में ये आयोजित हुआ है। रूस में वोस्तोक एक जगह है, वहीं पर ये आयोजित किया गया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ओके, और इस पर थोड़ा सा दुनिया में नज़र भी बनी हुई है। अमेरिका ने कहा है कि हम इस मामले में चिंतित हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है, और इंडिया जो है वहाँ पर, और चीन वहाँ पर जाकर और युद्धाभ्यास कर रहा है। ठीक है, खैर वो तो अलग बात है। और मैं एक बार दिखाता हूँ, ये युद्धाभ्यास का पूरा सीन है। कई सारे देशों की सेनाएं वहाँ पर मौजूद हैं, और ख़ास बात है कि इंडिया और चाइना दोनों की सेनाएं साथ में युद्धाभ्यास भी कर रही हैं। ठीक है, तो ये 1 से 7 सितंबर तक चल रहा है, और इसमें 50,000 से अधिक सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और भारत द्वारा रूस के साथ इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने पर अमेरिका ने चिंता भी जताई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ऐसा ही सवाल लगा कि वोस्तोक किस जो सैन्य अभ्यास है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो रूस में ही आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास के किस प्रारूप में भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया, इनमें से कौन सा है? तो आर्मी वाले तो चल रहा है, ठीक है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा नेवल ड्रिल। नेवल ड्रिल में हिस्सा लेने से इंडिया ने इनकार कर दिया। दरअसल रूसी नौसेना और चीनी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, नेवी है, उसके युद्धपोत वोस्तोक 2022 के हिस्सा लेने के लिए ओखोटस्क सागर और जापान सागर में अभ्यास करने वाले हैं और कर रहे हैं। तो चूँकि इंडिया को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन इंडिया ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। आखिर क्यों मना किया, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ओके, नेवल ड्रिल से इनकार कर दिया। वजह यह है कि चीन चिंतित है वहाँ पर जो रूस और चाइना का जो नेवल एक्सरसाइज चल रहा है,
जापान सी के पास में है, तो उसकी वजह से। और जापान की जो संवेदनशीलता है उसको आहत करने से बचने के लिए कि जापान को कोई दूसरा गलत संदेश न जाए, भारत ने इस ड्रिल से इनकार कर दिया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, रूस में उधर हो रहा है, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, सबको पता होगा, कैपिटल मॉस्को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीनी सैनिकों ने भारतीय चरवाहों को अगस्त 2022 में, अगस्त के आखिरी हिस्से में, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो लद्दाख के किस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया भारतीय हिस्से में? आंसर होगा डेमचोक। ये डेमचोक नाम की जगह है और ये द हिंदू में न्यूज़ रहा। चाइनीज़ ट्रूप्स स्टॉप इंडियन जो चरवाहे हैं उन सबको रोक दिया। ओके, तो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी उसने आपत्ति भी जताई। और कहाँ पर है ये जगह, एक बार मैप के थ्रू दिखा देते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, इतना हिस्सा ये पूरा लद्दाख है और यहाँ पर है ये डेमचोक, सीमा के पास ही है। और इस बात को लेकर भारतीय सैन्य कमांडर और चीनीज सैन्य कमांडर के बीच में भी बैठकें हुई मामला सुलझाने के लिए। दरअसल चरवाहे जो हैं वो अपने जो जानवर हैं उनको चराने के लिए ले जाते हैं और वहाँ पर अक्सर देखने को मिला है, 2019 में भी देखने को मिला है, मामूली हाथापाई भी हुई थी। ठीक है, तो अभी फिर से चीनियों ने आपत्ति जताई है। द हिंदू ने लिखा है कि दोनों सेनाओं के बीच में कोई आमना सामना नहीं हुआ है, चरवाहों के सामने ही हुआ है और फिर बातचीत करके इस मामले को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? जीडीपी ग्रोथ रेट आंसर होगा 13.5%। ओके, न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। तो फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? अप्रैल से जून तक। ओके, तो इस दौरान पिछले साल के यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से जून की तुलना में जो ग्रोथ रेट है वो 13.5% है, यानी 13.5% ये ग्रोथ रेट रही है। पहली तिमाही में कितनी जीडीपी रही? अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे रुपए में तो 36,85,000 करोड़ रुपए की जीडीपी रही है। ठीक है, तो ये देखने में लग रहा है कि 13.5% है, एक अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कोविड-19 से पहले की, तो कोविड-19 से पहले जो हमारा जीडीपी था फर्स्ट क्वार्टर में वो 35.49 लाख करोड़ रुपए था। और अभी चूँकि इकॉनमी जो है थोड़ी सी सिकुड़ी थी कोविड-19 की वजह से, लेकिन अब कुछ बेहतर हुई, तो हम पहुँचे हैं 36.85 लाख करोड़ पे। ओके, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम 19-20 की तुलना करेंगे अभी के जीडीपी से, तो 3.8% की ही ग्रोथ हुई है। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये किसी एक साल में देश में, या जैसे अगर तिमाही की बात हो रही है तो एक तिमाही में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं के कुल वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक पैमाना होता है और उसी से पता चलता है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था जो है बेहतर ढंग से चल पा रही है। और जीडीपी कम होने का मतलब होता है कि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। कैसे होती है जीडीपी की गणना, कैलकुलेशन कैसे होता है? तो ये है फार्मूला जो कि कैलकुलेशन का होता है। सी मतलब कंज्यूमर एक्सपेंसेस, जो आम आदमी आप जो खर्च करते हैं वो, प्लस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, जो उद्योग हैं वो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कितना खर्च कर रही है, उसको जोड़ लिया जाता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लिया जाता है, कितने रुपए का एक्सपोर्ट हुआ और कितने रुपए का इंपोर्ट हुआ, और वो टोटल कैलकुलेट हो जाता है, वो कहलाता है जीडीपी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उसने अस्थायी रूप से श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर के लोन देने की
बात पर सहमति जताई है। आंसर होगा $2.9 बिलियन। ओके, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि श्रीलंका की स्थिति अब सुधर सकती है। उसकी जो बहुत बुरी हालत है, अर्थव्यवस्था कबाड़ा हो चुकी है, तो उसमें अब IMF की ओर से मदद मिल सकती है। ओके, और एक स्टेज तक की बात हो चुकी है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र का की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के ना दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, बड़े दो फाइनेंशियल एजेंसी हैं। एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या फ़र्क है? दोनों का काम अलग अलग है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? जो देश डेवलप होना चाह रहे हैं या फिर अपने विकास के काम के लिए, जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर है और वो अपने डेवलपमेंट वर्क के लिए कुछ पैसा लोन चाहता है, तो वो वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक है, समझिए बात। जिसकी स्थिति अर्थव्यवस्था अच्छी है तो उसको वर्ल्ड बैंक लोन देता है। जैसे सड़कें बनानी है, रेल लाइनें बिछानी है, पता चला कि 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर रेल लाइन बनानी है, या एक्सप्रेसवे बनाना है बहुत बड़े पैमाने पे, या डैम बनाना है, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है। IMF क्या करता है? IMF जो है ना, वो ऐसे देशों को फंड देता है, लोन देता है जो बर्बाद हो चुके हैं आर्थिक तौर पर, जैसे श्रीलंका, जैसे पाकिस्तान। ओके, तो अब श्रीलंका की बातचीत हुई और इंडिया ने काफ़ी उसमें पॉजिटिव अप्रोच अपनाया कि हमारा पड़ोसी देश है और उसको फंड मिल जाए ताकि ये जो बुरी दशा से गुजर रहा है ये देश, वहाँ की जनता, उसको थोड़ी सी लाभ मिल जाए। ठीक है, तो IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही। IMF के MD और CEO कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ओके, तो कई सारे जो लोन भी मिलेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारी शर्तें भी लगाई जा रही हैं IMF की ओर से, और उन शर्तों के बारे में डिटेल अभी आना है। और बाकी तो मैंने कई बार आपको श्रीलंका की जो आर्थिक बर्बादी है उसके बारे में बताया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन होगा NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो उसकी रिपोर्ट है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया। तो उसके अनुसार वर्ष 2021 में सभी तरह के दुर्घटनाओं में कुल कितने लोगों की मौत हुई है? दुर्घटनाओं की बात हो रही है, बहुत बड़ी संख्या है। आंसर होगा 3,97,530। 3,97,000 लोगों की मौत हो गई है एक्सीडेंट से, अलग अलग तरह के एक्सीडेंट से। ओके, तो ये रिपोर्ट अगस्त में जारी हुई है और इम्पॉर्टेंट है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अब कुछ कॉजेज बता देते हैं क्यों डेथ्स हुई हैं इतनी बड़ी संख्या में। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ओके, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुई हैं। टोटल जो आंकड़ा दिखा था, आपने देखा था, तो उसमें से 43.7% मौत ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हुई है। बहुत बड़ी संख्या है। सडन डेथ हुई है 12.8% लोगों की। सडन डेथ मतलब हार्ट फेल कर गया, कुछ हो गया उसकी वजह से। ओके, और अलग अलग वजहों से ये सब डेथ्स की बात देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करेंगे कि किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट या जो भी दुर्घटनाएं हैं उसकी वजह से मौतें हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हो रही है 14.7%। उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है 10.2%, फिर आता है उत्तर प्रदेश का 9.2%, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है डेथ्स में। ठीक है, तो मुझे लगता है बात समझ रहे होंगे बात। ओके, पूरा ये सब आंकड़ा मैंने PDF में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुर्घटनाओं के मामले में सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो किस तरह की दुर्घटनाओं से हुई हैं? ओके, आंसर होगा ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो मैंने इससे पहले भी बताया आपको। तो उसमें भी अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट की भी बात करेंगे तो उसमें 2 व्हीलर के जो सवार हैं मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 44.5%। अब हेलमेट नहीं लगाते हैं लोग, तो उसकी वजह से भी डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
ओके। और टू व्हीलर के लिए हाईवे पे चलना भी बड़ा कठिन होता है। तो टू व्हीलर की मौतें सबसे ज़्यादा हो रही हैं, टू व्हीलर्स वालों की। उसके बाद बात करेंगे तो एसयूवी, कार, जीप एक्सेट्रा, इन सब के 15.1% है। ओके, तो ये सब है। ट्रक लॉरी से 9.4% है, अदर मोटर व्हीकल से 5.2% है, रिक्शे की वजह से भी, और थ्री व्हीलर जो रिक्शा है उसकी वजह से भी, ऑटो रिक्शा की वजह से भी, उस पर भी सवार लोगों की मौत हो रही है। 4.9% ऐसे हैं। ओके, तो कुछ आंकड़े हैं ये। दरअसल आंकड़े आपको जब आपके सवाल पूछे जाएगा ना कि भारत में दुर्घटनाओं पर आप बताएं, लिखें, तो ये सब आंकड़े आपको काम आएंगे यूपीएससी में, बीपीएससी में, जो मेंस है, और प्री में भी कई बार इस तरह के सवाल हो सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो कैसे हुई, तो रोड दुर्घटना से हुई है। ओके, और भी उसमें भी रोड दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा मौतें कैसे हुई हैं, तो टू व्हीलर के जो चालक हैं उनकी ज़्यादा मौतें हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 अगस्त को। ओके, 30 अगस्त को हर साल ये दिवस मनाया जाता है, लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्री जो है ना उसको प्रोत्साहित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, कौन चुने गए हैं? आंसर होगा संतोष अय्यर। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। ओके, न्यू एमडी और सीईओ मर्सिडीज बेंज इंडिया के संतोष अय्यर, और यह रहा फोटोग्राफ इनका। ओके, हालांकि ये 1 जनवरी 2023 को पदभार ग्रहण करेंगे, अभी बना दिए गए हैं लेकिन 1 जनवरी से एक्टिव होकर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह यानी महीना कब आयोजित हुआ है? आंसर होगा सितंबर में। ओके, 1 से लेकर 30 सितंबर तक ये माह चल रहा है, महीना। ठीक है, और इसकी थीम क्या है 2022 की? महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, ये है थीम। और किस मंत्रालय की ओर से ये आयोजित किया जाता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से ये आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब आयोजित किया गया? पिछला क्वेश्चन माह का था यानी मंथ का था, और ये वीक की बात हो रही है। आंसर होगा 1 से 7 सितंबर तक। ठीक है, 1 से 7 सितंबर तक। और वीक का थीम क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जबरन गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब गायब कर दिए जाने जबरन, वो कब मनाया जाता है? ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से मनाया जाता है। आंसर होगा 30 अगस्त को ये घोषित है। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र 30 अगस्त को हर साल ये दिवस मनाता है। अपहरण कर दिया गया यानी जबरन गायब कर दिया गया, अचानक गायब हो गया, तो उसके लोगों, शिकार जो लोग हैं, और उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व नारियल दिवस कब मनाया था? वर्ल्ड कोकोनट डे। आंसर होगा 2 सितंबर को। ओके, 2022 की थीम क्या है? खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें। ग्रो कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप मेंबरशिप ले सकते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी जॉब न्यूज़ से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको मिलेंगे, नौकरियों और जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो सब कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। और भूलिए मत शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ओके, मिलते हैं अब कल।